આપણી સાથે હવે બીજા મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે. દીપક ફર્ટિલાઇઝર્સના પ્રેસિडेंट અને सीएफओ अमिताभ भार्गवा जोड़ाई चुका है. गुड आफ्टरनून सर, स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत में इन टर्म्स ऑफ डिमांड करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने बताया था पिछले 2 या 3 क्वार्टर में चीज़ें काफ़ी टर्न अराउंड हुई हैं इन टर्म्स ऑफ डिमांड. और चूंकि हम लोगों ने कोरोना को लेकर काफ़ी डिस्ट्रप्शंस देखे हैं, इसके बावजूद एक ऐसी इंडस्ट्री आपकी है जहाँ पे एक ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन हुआ है. किस तरीके से शेप अप हो रहा है, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे बता पाएँ, और क्या फैक्टर्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे इस डिमांड को, उसी से थोड़ी बहुत शुरुआत करें. तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि दीपक फर्टिलाइजर हमारी कंपनी 3 सेगमेंट्स में है. एक तो फर्टिलाइजर, एनपीके फर्टिलाइजर, दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जिसमें हम आईपीए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और तीसरा है टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट विच इज अ माइनिंग केमिकल. अब इन तीनों में आपको एक आपके दर्शकों को भी ये आइडिया होगा कि पिछले साल कृषि उत्पादन में काफी इंप्रूवमेंट था. तो टोटल एनपीके फर्टिलाइजर मार्केट में कम से कम एनपीके फर्टिलाइजर की डिमांड 18 से 20% ऊपर गई थी. हमने अपना जो हमारा स्मार्टटेक प्रोडक्ट था विच इज अ स्पेशलिटी प्रोडक्ट, उसका हमारी जो सेल्स थी पिछले साल के मुकाबले 124% ऊपर गई है. और इसका मेन कारण ये रहा कि हम ये दूसरा या तीसरा सीजन था जब किसान ने हमारा जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट था उसका एक तरीके से एक्सपीरियंस किया उसने. तो और हमने फिर हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहले कम थी, लेकिन हमने अपनी जैसे जैसे मार्केट से डिमांड आई वैसे वैसे हमने अपनी सेकंड ट्रेन चालू की, और उसमें हमारे ओवरऑल आप देखिए कि एनपीके में हमारा ओवरऑल ग्रोथ काफी अच्छी रही. आईपीए मेनली फार्मा में यूज होता है और हैंड सैनिटाइजर में भी उसका इस्तेमाल होता है. तो फार्मा की डिमांड एक तरीके से बनी रही जैसे हर साल में थी. इस बार जो सैनिटाइजर से जो डिमांड आई उसके कारण आईपी की प्राइस बढ़ी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, और उसका हमें थोड़ा फायदा मिला. हालांकि वॉल्यूम वाइज हम करीब करीब उतने ही थे जितने हम पिछले साल थे, लेकिन हमारे मार्जिन्स इस बार काफी अच्छे रहे. तीसरा हमारा जो प्रोडक्ट टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट जो माइनिंग से जुड़ा हुआ है. अभी माइनिंग में अब ये देखिए, हमने पिछले 3 साल पहले भी हमने करीब करीब 105% यूटिलाइजेशन पे अपना प्लांट चलाया, लेकिन पिछले 2 सालों में इनफैक्ट और इस साल अगर 20-21 की बात करें तो पहले क्वार्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट करीब करीब ये प्लांट्स बंद से ही हो गए थे. तो उसमें हमें थोड़ा सा डिमांड साइड में थोड़ा सा हमको उसका असर आया. लेकिन Q2 और Q3 के धीरे धीरे हमने Q2 और Q3 तक ये जो है डिमांड पिकअप हो गई. तो 10 में ओवरऑल हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस साल पिछले सालों के मुकाबले कम रहेगा, लेकिन उसके बावजूद हम ओवरऑल हमारे मार्जिन्स फिर भी अच्छे रहेंगे. और जो चौथा सेगमेंट है नाइट्रिक एसिड का, वहां हमने एक नई कैपेसिटी बिल्ड की थी दहेज में. वो करीब करीब Q3 तक आते आते 100% उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होने लगा. शुरू में आपको भी मालूम है कि पहले क्वार्टर में जो डाउनस्ट्रीम प्लांट्स थे, अधिकतर प्लांट बंद रहे, इसके कारण थोड़ा डिमांड का इफेक्ट आया. लेकिन Q3 के आते आते उस सेगमेंट में, नाइट्रिक एसिड सेगमेंट में भी डिमांड जो है वो काफी इंप्रूव हुई है. आपको एक ये भी आइडिया होगा कि ग्लोबल सप्लाई चेन का जो है रुझान हमारे देश की तरफ थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि डाइवर्सिफाई करें. उनकी जो पहले सप्लाई चेन शायद चाइना की तरफ ज्यादा टिल्टेड थी, तो उसका असर हम देख रहे हैं नीचे हमारे प्रोडक्ट्स में. आईपीए हो गया या आप नाइट्रिक एसिड ले लें, दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं डाउनस्ट्रीम केमिकल्स में जाते हैं, फार्मा में जाते हैं, स्टील पिकलिंग में जाते हैं. तो इन प्रोडक्ट्स में हम देख रहे हैं कुछ नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, और मार्केट में डिमांड की भी तेजी आई है नाइट्रिक एसिड सेगमेंट में. 10 आत्मनिर्भर होने के जो सरकार का एक जो प्लान है, उसमें हम देख रहे हैं कि माइनिंग का भी जो है ओवरऑल प्रोडक्शन, हम डोमेस्टिक माइनिंग का प्रोडक्शन हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, और उसका असर डिमांड पे भी आया है. और अगर हम उसी स्तर पे अगर हम कोल का अगर खनन करते रहें, तो भी जो ओवरबर्डन रिमूवल की रिक्वायरमेंट है देश की,
वो बढ़ती जा रही है और उसका इम्पैक्ट जो है हमारे टैन विच इज बेसिकली अ माइनिंग एक्सप्लोजिव जो ओवरबर्डन रिमूव करने के लिए काम में आता है, उसकी डिमांड भी जो है उसके कारण बढ़ रही है। तो हमारे सारे सेगमेंट आप देखेंगे कि करीब करीब हर सेगमेंट में डिमांड का तो कोई वो ही नहीं है, क्योंकि कंट्री जो है नेट इंपोर्टर है इन मोस्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, और हमारा सब प्रोडक्ट्स में हमारी मार्केट लीडरशिप है, तो उसका असर जो है हमारी डिमांड और हमारे मार्जिन्स पे दिखा है इस साल पिछले 9 महीने। अग्रीड सर। अच्छा, काफ़ी चीज़ें तो आपने मुझे बता दी सर, तो मैं जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन मुझे करना था मैं वही कर लेती हूँ। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, हिस्टोरिकल लेवल्स हम लोग वापस आते हुए कब देखेंगे? क्योंकि आपने बताया डिमांड बेहतरीन हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे हम लोगों ने पिछले क्वार्टर में भी काफ़ी रोबस्ट नंबर्स देखे थे। कब तक हम लोग वो लेवल्स पे पहुँच पाएंगे? और साथ ही इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जो फाइनेंस कॉस्ट है वहाँ पे भी काफ़ी रिडक्शन हुआ है, ट्रांजेक्टरी किस तरीके से दिख रही है आपको? वहाँ से और कम करने की उम्मीद, वहाँ से और कम होने की यहाँ से गुंजाइश दिख रही है? और साथ ही प्लेज पे भी मैं एक क्वेश्चन ले लूँ क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है, तो अगर आप मुझे क्विकली रैप अप कर पाएँ उसके लिए, प्रमोटर्स के जो शेयर्स प्लेज्ड है उसके ऊपर क्या अपडेट है, कुछ उसकी स्ट्रैटेजी आप कर रहे हैं अगर? तो पहला आपका सवाल मार्जिन्स को लेके, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि एक तो टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट में हमारे पिछले कई सालों में हमने बड़ा स्टडी हमारे मार्जिन्स रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई अंतर आने वाला है। मार्जिन्स उसमें स्ट्रांग रहेंगे। डिमांड अगर बढ़ रही है तो हो सकता है हमें स्पॉट मार्केट में और अच्छे प्राइसेस मिले। आईपीए की जहां तक बात है, फार्मा अब पिछले 2 साल 2021 से पहले थोड़ा सा उसमें डाउन टर्न था। चाइना से बहुत माल एक तरीके से जो है डंपिंग हुई हमारे देश में, तो उसको लेके मार्जिन्स जो कम हुए थे वो मार्जिन्स अब वापस आए हैं। और हालांकि जो पिछले Q1 और Q2 में जिस तरीके मार्जिन्स थे वो शायद सस्टेन नहीं रहे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मार्जिन्स थे आईपीए में, वो हमारा अनुमान है कि वो आगे सस्टेन रहेंगे। फर्टिलाइजर में हमने पिछले 5 क्वार्टर्स में एक्चुअली काफी टर्न अराउंड किया है 2 तरीके से। एक तो हमारा जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है वो किसानों ने, जैसे मैंने पहले कहा कि 2-3 सीजन से उन्होंने उस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी देखी है, उससे उनकी जो पैदावार बढ़ी है, उसको लेके अब किसान जो है हमें थोड़ा प्रीमियम देने को तैयार है हमारे प्रोडक्ट्स को। और हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो पिछले साल जैसे कहिए 19-20 में 40-45% के पास थी, वो अब 70% के आसपास पहुंची है इस साल। तो अभी भी हमारे पास काफी हेडरूम है अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाने का, और उसका इम्पैक्ट आप क्योंकि फिक्स कॉस्ट करीब वैसी रहेंगी तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्जिन पे भी आएगा। तो सीएनपी जो हमारा फर्टिलाइजर सेगमेंट है उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के कारण और प्राइस प्रीमियम के कारण हमें अनुमान है कि हमारे फ्यूचर क्वार्टर्स में मार्जिन्स अच्छे होंगे। और केमिकल सेगमेंट में इन जनरल मैंने जैसे बताया कि हम डिमांड भी ग्राउंड पे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा जो डिमांड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का चाइना से जो इंडिया की तरफ जो ग्लोबल सप्लाई चेन का रुझान है, उसके कारण हमें लगता है कि उसमें भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग अच्छे रहने वाले और हमारे मार्जिन्स सस्टेन होंगे, और हो सकता है मार्जिन्स और भी बेटर हो यहाँ से। दूसरा सवाल था प्रमोटर उसको प्लेज को लेके। तो एक तो इसमें कहीं कुछ बाजार में मैं ये कहूंगा कि कुछ गलतफहमी है, क्योंकि प्रमोटर्स ने एक्चुअली जो हमने स्टॉक एक्सचेंज को डिक्लेयर किया है वो नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग है। मतलब कि हमने अपने जो फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं, आईएफसी ने हमारे $60 मिलियन का हमारी कंपनी में निवेश किया था, तो उनको हमने एक ही प्रमोटर्स ने ये अश्योरेंस दी है कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स इस कंपनी में मेंटेन रखेंगे। तो ये एक्चुअली नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग है। इसमें प्लेज क्वांटिटी बहुत ही कम है, करीब 87 लाख शेयर जो हैं प्रमोटर्स के 5.73 करोड़ शेयर में से 87 लाख शेयर्स की ही प्लेज है। बाकी जो है इस समय नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई कंसर्न की बात है। ये आई थिंक ये मार्केट का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है।